अमेरिका के लिए दुनिया की बादशाहत का रास्ता इंडो पैसिफिक से होकर गुजरता है और इंडो पैसिफिक से होकर गुजरने वाले उस रास्ते में अब शायद कुछ अतिक्रमण होना शुरू हो गया। रास्ता छोटा पड़ चुका है, अमेरिका के लिए टेंशन शुरू हो चुकी है। मेरे दोस्तों, जिस तरह से नाटो में कमजोर होती स्थिति अमेरिका की, उसकी एक ग्लोबल पोजीशन को डेंट कर रही है और उसी प्रकार जो इंडो पैसिफिक में भी अब जो स्थिति डेवलप हो रही है बहुत अच्छे संकेत नहीं है। जिस तरह से ट्रंप का नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, शायद वो रिवर्स गियर के अंदर अमेरिका को ले जा चुके हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट है, सब पे बात करेंगे डिटेल में। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक और आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ में हैं तो ट्रुथ, इनसाइट और इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी करें सब्सक्राइब और बने हमारे इस तेजी से बढ़ते परिवार का हिस्सा। साथियों, इंडो पैसिफिक का रीजन अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस रीजन में जो देश इंडिया अमेरिका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका देश हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान क्या रोल प्ले कर रहा है और किस तरह से रशिया के उस इंटरवेंशन से, या तो रशिया, चाइना, इंडिया के ट्रॉइका से बहुत सारे देशों पे प्रभाव और वो प्रभाव से कमजोर होता अमेरिका, एक एक बात सामने आती है। दोस्तों, इंडो पैसिफिक अमेरिका बहुत ज्यादा फोकस में लेके चलता है। रीजन क्या है? क्योंकि यहां चाइना, यहां पे रशिया, इन दो नेशंस को कंट्रोल करते हुए इस पूरे के पूरे एरिया से, क्योंकि ये ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा रास्ता है और अमेरिका जिस पोजीशन पे खुद को सपने देखता है कि भाई हम तो दुनिया के राजा हैं, दुनिया हमारी प्रजा है। अब यहां पे जो एक तरह से यूनिपोलैरिटी है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में, इसका रोल क्लियर है। हर तरह से अमेरिका ने आज से नहीं, जब से एक तरह से हम कह सकते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप हुआ है, तब से ही आप मान के चलिए इस एरिया पे विशेष फोकस इसका रहा। अब इस विशेष फोकस वाले एरिया में जो देश इसके विशेष फोकस में रहा है वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के इसके फोकस में होने के बहुत सारे कारण हैं, सबके ऊपर व्याख्या करेंगे। दोस्तों, पहले आप इस इंडो पैसिफिक के रीजन को थोड़ा देखें। पूरा का पूरा इंडियन ओशियन वाला रीजन है, पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन वाला रीजन है और इस किनारे के ऊपर अमेरिका आ ही जाता है। तो यहां पर इसको कंट्रोल करने के लिए जो मेजर जो टारगेट है अमेरिका के, वो एक है चाइना और एक है यहां पे रशिया। उसी के साथ में एक यहां पे आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया। बिकॉज इन तीन देशों की जो तिकड़ी है, जो ट्रॉइका है, उस ट्रॉइका ने अमेरिका को परेशान तो किया ही है। इसके जवाब के लिए इन्होंने क्या किया था? इंडिया को साथ लिया, ऑस्ट्रेलिया को साथ लिया, यहां पे जापान को साथ लिया और अमेरिका खुद आया और यहां पे इन्होंने क्वाड की रचना कर ली। अब धीरे धीरे जिस तरह से आपने देखा होगा, एंथनी अल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी रिसेंटली चाइना में यात्रा होती है। वो चाइना के साथ में व्यापार डेवलप करना चाहते हैं। जापान भी अपनी संधियों को, पुराने जो तनाव है उसको भुला के चाइना के साथ में जुड़ना चाहता है। चाइना जो है वो भारत के यात्रियों के लिए एक विशेष वीजा व्यवस्था शुरू करता है जो कि धार्मिक पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जू फेईहोंग जो भारत के अंदर राजदूत हैं चीन के, वो सकारात्मक संदेश देते हैं और काउंटर में भारत भी चाइना के लिए, वो लोगों के लिए यात्रा वीजा शुरू कर रहा है। इसके साथ में आप देखिए तो एक नया डेवलपमेंट साउथ कोरिया के कॉन्टेक्स्ट में भी आया है। तो ऐसी स्थिति जब अमेरिका उलझा पड़ा है ग्लोबल एक डिफरेंट काइंड ऑफ वॉरफेयर में, जो एक तरफ वो टैरिफ वॉर करता है, एक तरफ रशिया को वो कंट्रोल करना चाह रहा है, एक तरफ वो इजराइल के माध्यम से मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन जो एक होल्डअप उसका एरिया हुआ करता था वो जब कमजोर पड़ेगा तो सर ये तकलीफ की बात तो है ही। क्योंकि नाटो में भी अगर आप देखेंगे जाकर के तो इसे यूक्रेन की वजह से, जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, पोलैंड अपने रंग दिखा चुका है, जो कि वहां पे जो प्रेसिडेंट है डूडो, माफ करिएगा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया हम एरिया यूज नहीं करने देंगे। फ्रांस ने तोहफा दिया ही है, हंगरी है, इसके साथ में और भी देश जो है वो टर्की स्पेशली ब्रिक्स के साथ आना चाहते। तो कुल मिलाकर के ग्लोबल लेवल पे पोजीशन यूएस की ठीक नहीं और इस एरिया से भी कमजोर होता हुआ अमेरिका उसकी तकलीफ के कारण। तो पूरा एरिया और ये रीजन आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर में इस एरिया में चल क्या रहा है। और इन सब के पीछे रशिया जो यहां बैठा है, रशिया और चाइना और इंडिया, ये अगर ट्रॉइका डेवलप हो रहा है, उसके बीच में यहां पे आप देखेंगे ईरान और यहां पे नॉर्थ कोरिया। मेरे दोस्तों, ये जो चक्र मैं समझाऊंगा आपके सामने बहुत कुछ पत्ते खोल करके रख देगा। अब इस इंडो पैसिफिक को कंट्रोल अगर करना है तो आज यहां पे सबसे बड़ा हर्डल अमेरिका के लिए जो बना है वो चीन बना है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका को चाहे इकोनॉमिक लेवल के ऊपर, चाहे टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, या तो डिप्लोमेटिक लेवल पे, क्योंकि जिस तरीके से आपने
पुराने इतिहास को जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अमेरिका ने भी जैसे मार्शल प्लान वगैरह इस तरह के यूज करके बाकी देशों को आर्थिक सहायताएं प्रदान की और अपने फेवर में किया। उसी के काउंटर में आप देखें आज की तारीख में जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव चीन ने लिया है, जो दूसरे देशों को लोन दे रहा है और अपने हक में डिप्लोमेटिकली विक्ट्री डेवलप करता है, तो फिर वो चाहे यूएन के मंच पे हो चाहे फिर वो अलग संगठनों में, तो अमेरिका को चुनौतियां चीन ने बड़ी मजबूती से दी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप भी इस बात में सहमत होंगे। तो बैलेंस ऑफ पावर का गेम जो दुनिया में डेवलप हुआ, जो एक समय पे रशिया और यूएसएसआर और माफ कीजिएगा यूएसए के बीच हुआ करता था, बाद में वो शिफ्ट हुआ यूएसए और रशिया पे, क्योंकि यूएसएसआर का डिइंटीग्रेशन हुआ, उसका विखंडित हो गया वो। लेकिन आज के टाइम पे दुनिया के अंदर अगर बैलेंस ऑफ पावर की बात करेंगे तो रशिया के फ्रंट फेस बनकर के सामने खड़ा है चीन, और चीन और अमेरिका के बीच में फाइट चल रही है बैलेंस ऑफ पावर की। अब इस बैलेंस ऑफ पावर में इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अगर इंडिया की पोजीशन देखी जाए तो इंडिया अब किस तरफ जाएगा, अमेरिका के लिए बड़ा क्रूशल होने वाला है ये सारा का सारा सीन। अब यहां पर बात आती है रशिया की। एक्चुअली जो गेम प्लानर है, एक्चुअली जो गेम जहां से चल रहा है, क्योंकि ये सारा वॉर विचारधाराओं का है। आप यहां पे आज भी वही शीत युद्ध का दौर याद करिए जब समाजवाद और पूंजीवाद की फाइट हुआ करती थी, और उसी फाइट के बीच में आज भी कमोबेश वही दौर है, क्योंकि वही ट्रेड वॉर चल रहा है, वही ट्रेड डील करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पूंजीवाद का विस्तार करना चाहता है एक नए फॉर्मेट में। और यहां पे आज भी उसी पक्ष को मजबूती से रखा जा रहा है, क्योंकि रशिया चीन की विचारधारा कमोबेश एक ही जैसी है। भारत की भी जड़ के अंदर तो समाजवादी रहा है, लेकिन 90 के बाद के दशक में हमारा झुकाव धीरे धीरे पूंजीवादी विचारधारा की तरफ हुआ, जो कि उन परिस्थिति जन्य जो स्थितियां थी उस समय पे यूएसएसआर का जो कोलैप्स होना, उसी के साथ में सारी स्थितियां इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ी थी। तो तथागत उस समय के जो निर्णय लिए गए कंडीशनल थे। लेकिन आज के टाइम में चाइना के बाद में चाइना के पैरेलल एक बड़ा जो टारगेट अमेरिका का है वो रशिया है, क्योंकि रशिया उसकी एक ग्लोबल हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है, बिकॉज उसके फ्रेंड्स में रशिया भी, माफ कीजिएगा चाइना भी है, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इंडिया। तो वो एक सारे डेवलपमेंट के पीछे रशिया को एक बहुत बड़ा एक तरह से गुनहगार के रूप में अमेरिका इसको देखता है। अब मेरे दोस्तों ये ऐतिहासिक फाइट तो आपको पता ही है, यूएसएसआर वर्सेस यूएसए की चली थी, लेकिन आज के टाइम में भी कमोबेश वैसा कुछ संकेत यहां देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो सेकंड पारी इन्होंने सेकंड इनिंग खेली है अपने राष्ट्रपति पद पे आने के बाद में, उसने पूरी दुनिया में एक अजीब सी हलचल इसलिए मचाई है क्योंकि इन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, इन्होंने जिस तरीके के निर्णयों की घोषणा की है, और जिस तरीके के निर्णयों को लेके भूल भी गए हैं, बिकॉज बहुत सारे डेटा सामने आता है कि भाई इतने डिसीजन इन्होंने लिए और इतनों के ऊपर ये पलट गए। तो जब ये पलटते हैं अपने डिसीजन से तो क्या होता है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। अमेरिका की पोजीशन एक मजबूत राष्ट्र की पोजीशन है, पूरी दुनिया के आर्थिक संबंध इनके साथ में जुड़े हुए हैं, तो एक जिम्मेदाराना व्यवहार इनका नहीं रहा। अब जिम्मेदाराना व्यवहार की सर कुछ दिन तो लोगों को लगा शायद एक बिगिनिंग पीरियड, एक हनीमून पीरियड है जी, कुछ तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन चीजें हर दिन बिगड़ती गई। इनकी तरफ से बयानबाजी ऐसी आती रही, चाहे फिर वो भारत के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे रशिया के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे चाइना के में हो, चाहे ब्राजील के में हो, एक बेतरतीब बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ। अब यहां से जब ये चीजें शुरू हुई तो हर देश ने अपना बचाव करना शुरू किया। ये जिस संकल्प के साथ में आए, यूक्रेन और रशिया का वॉर रुकवाना, विश्वास करिएगा इस तथ्य पे कि यूक्रेन रशिया के वॉर को रुकवाना इनका टारगेट कभी था ही नहीं, ना कभी होगा। टारगेट यहां यह है कि नाटो को विस्तारित किया जाए, और दूसरी बात नाटो के फंड में जो कि ये अपना निवेश करते हैं, मैंने पहले ही बोला पूंजीवादी राष्ट्र कभी सहायता नहीं करते, वो सिर्फ निवेश करते हैं, क्योंकि व्यापारी का लक्ष्य सहायता नहीं होता, फिलैंथ्रोपी वो नेचर वो नहीं रखेगा, वो अपना इन्वेस्टमेंट पर्पस है। तो नाटो में जो इन्वेस्टमेंट इनका की हुआ है 66% कंट्रीब्यूट है, 100 रुपए में से 66 रुपए तो अमेरिका का होता है। तो उसने बयान दिया था कि हम लोग नाटो के राष्ट्र अपने क्या करेंगे, डिफेंस बजट को बढ़ाना चाहिए जो बचे हुए राष्ट्र हैं, और हम अमेरिका से हथियार खरीद के यूक्रेन को प्रोवाइड करा दो, तो भाई पेमेंट तो है वो नाटो कर ही देगा, तो हम लड़ाई लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के हथियार बेचना है और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट अनडाउटली रशिया को कंट्रोल करना है। लेकिन उसके अंदर वो फेल हुआ है बड़ा जबरदस्त तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से रशिया ने अपना मूवमेंट दिखाया है, चाहे फिर वो क्यों ना जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि भाई परमाणु पनडुब्बियां हम डिप्लॉय करेंगे, न्यूक्लियर थ्रेट इनडायरेक्टली दिया गया, तो आज रशिया ने बड़ा क्लियर कट जवाब दिया कि भैया हम बहुत जिम्मेदार लोग हैं,
तरीके से एक्टिविटी करना जानते हैं और जवाब देना भी जानते हैं। अमेरिका पहले भी ऐसी पनडुब्बियां लगा चुका है, फर्क यहां पड़ता नहीं। आज का बयान है तो ये तो सर दर्द देने वाली बात है। अमेरिका जो है वो यूक्रेन को हथियार दे दे के थक चुका है, अंत इसका हो नहीं रहा। लेकिन अब यहां पे रशिया और अब इंडिया की जो फ्रेंडशिप है वो अमेरिका को निश्चित रूप से खटक रही है। अब यहां पे अमेरिका को इंडिया पे इतना लगाव क्यों, इंडिया उसको कमजोर नजर क्यों आता है? कमजोर का मतलब यह है कि इसको तो कम से कम अपने हक में लिया जा सकता। दो कारण है सर। सबसे बड़ी बात है व्यापारिक साझेदारी सबसे बड़ा बन चुका है, ठीक है। बनने के साथ साथ में आप देखिए तो हमारा जो सर्विस सेक्टर का तो सबसे बड़ा इंपोर्टर ये है और गुड सेक्टर का सेकंड लार्जेस्ट ये इंपोर्टर है। यानी कुल मिलाकर के हमारे व्यापारिक जड़ें अमेरिका के साथ में गहरी बहुत जम चुकी हैं। उसी की आशा के अंदर इसने कुछ दिन पहले नारा बोलिए बयान दे दिया था कि बहुत जल्दी हम इंडिया के साथ में बहुत बड़ा ट्रेड डील लॉक करने वाले हैं और ये जो ट्रेड डील होगी ये बड़ी जबरदस्त होगी। जब से यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका की बयानबाजी हुई, भारत सरकार ने मतलब विक्रम मिस्री जो आप यहां पे देख रहे हैं, इन्होंने अच्छे खासे बयान देकर के अमेरिका को शांत किया, चाहे फिर वो रशिया से ऑयल खरीदने के कॉन्टेक्स्ट में हो या कुछ। तो इन सब चीजों ने अमेरिका के हौसले थोड़े पस्त किए, क्योंकि ये जब आंकड़ा वो देखता है, ये आंकड़ा जो है सर ये 23-24 का है, प्रेजेंट में ये नंबर 1 है। तो यहां पर इकलौता भारत नजर आता है टॉप, माफ कीजिएगा अमेरिका नजर आता है टॉप 10 में भारत के संदर्भ में, जिससे हम ट्रेड डेफिसिट में नहीं है, यानी इस देश अमेरिका के साथ व्यापार में हम लाभ की स्थिति में है। तो अमेरिका को लगता है भाई ये टॉप 10 में सिर्फ मैं अकेला हूं, अगर मैं इसको थ्रेट करूंगा, प्रेशर में लूंगा तो निश्चित रूप से मेरी डिप्लोमेटिक यहां पे विक्ट्री हो जाएगी और भारत मेरे साथ खड़ा होगा। इसी आशा और उम्मीद के ऊपर पानी फेरा बार बार आते भारत के बयानों ने। अब यहां पर जो ये ट्रेड डील की बात हो रही है, ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए अमेरिका को ये समझिए कि एक दूर का दोस्त है, लेकिन जो उसके निजी दोस्त है उनका व्यवहार उससे कैसा है, उससे हम उसकी दोस्ती का आकलन कर लेंगे। भाई अमेरिका से हम दोस्ती करें या नहीं करें, तो अमेरिका के पुराने दोस्तों से पूछिए कि वो क्या सोचते हैं। तो सर ये जिनको आप देख रहे हैं फ्रांसवा बैरो, फ्रांसवा बैरो इज ए करंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, ठीक है। आपने इमैनुअल मैक्रोन का नाम सुना, वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और ये साहब यहां के प्रधानमंत्री है। इन्होंने क्या बयान दिया? इन्होंने बयान दिया कि जो मैडम है ना उर्सुला वॉन, जो कि ईयू की अध्यक्षा है, इन्होंने जो डील करी है अमेरिका के साथ में ट्रेड डील, वो अमेरिका के इतिहास का काला दिन है। सर क्या लिखा? यह दुखद है जब स्वतंत्र देशों का गठबंधन जो अपने साझा मूल्य और हितों की रक्षा के लिए बना था, दबाव में झुक जाता है। तो कुल मिलाकर के फ्रांस जैसे मजबूत देश है, जो कि नाटो का चौथा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, उसने जब यह बयान दिया, यहां पे इसको एक काला दिन कहा, तो अमेरिका के लिए शॉकिंग था। तो भारत के लिए मैसेज क्लियर कट है कि भैया इसके दबाव में हमें नहीं आना चाहिए। अब यहां पे इसका बयान यह था कि हमारे सामानों पर भारत टैक्स नहीं लगाएगा, मतलब इंडिया विल इंपोज 0% टैरिफ, बट वी विल इंपोज सम टैरिफ्स लाइक 10%, 15% और 20%। जहां पे डील लॉक हो जाएगी हम करेंगे। तो 0:2 की ये डील है। अब ये इस डील को यूएस करना चाह रहा है, भारत सरकार बोल रही है कि भैया टैरिफ थोड़ा कम करिए। इन्होंने रिसेंटली क्या हुआ, इंडोनेशिया के साथ में एक डील की थी और वहां पे बोला था कि भैया हम जो है वो 19% पे डील लॉक कर चुके हैं, हम क्या करेंगे, लेटर भेजेंगे और काम हो जाएगा। ठीक है, लेटर भेजूंगा और इंडोनेशिया जैसे डील हो जाएगी। अब लेटर के लिए ये शब्द प्रयोग करते हैं कि भैया टैक्स देना होगा, तो वह एक तरह का सौदा ही होता है। अमेरिका के लिए सबसे बेहतर तरीका सीधे तौर पर दबाव बनाना है, फिर मोल भाव करना है। मतलब पहले प्रेशर बिल्ड करो, फिर अपने फेवर में डील करा लो। तो इन स्थितियों से भारत तो अवगत हो चुका है। रशिया के साथ में हमारी दोस्ती चली रही है, ऑयल हम बैक टू बैक इंपोर्ट अच्छे से कर रहे हैं, उसमें कोई कमी आई नहीं है, ना कमी आएगी। लेकिन ये यूक्रेन वाले वॉर के साथ साथ में भारत जैसे देश का बैकफुट पे जाना इंडो पैसिफिक में इसकी बहुत बड़ी चुनौती है। अब भारत तो भारत, बाकी देश ने भी इसको रंग दिखाना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल मैंने आपको दे ही दिया है, जापान का आपको दे ही दिया है। आज एक बहुत बेहतरीन कुछ और बात भी मैं आपके साथ में करने वाला हूं। अब देखिए मेरे दोस्तों, जब ये अनकंट्रोल्ड बिहेवियर चला तो इन्होंने सर पहले तो एंटी बंकर बस्टर क्या बोला कि, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ यस, इकोनॉमिक बंकर बस्टर बिल लेकर के आएंगे, रशिया की इकोनॉमी को तबाह कर देंगे और उस बंकर में छुपे हुए दो देश चीन और भारत को भी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। 500% टैरिफ इसके ऊपर हम इंपोज करेंगे। वहां से फिर धमकी दी हुई 50 दिन में युद्ध रोको वरना 100% टैरिफ। अभी 3-4 दिन पहले बोल दिया 10 दिन में रोको वरना 100% टैरिफ, क्योंकि अब कंट्रोल में रशिया इसके नहीं है। अब अमेरिका की तीसरी बड़ी टेंशन डेवलप हो रही है, ये ट्रॉइका। अमेरिका चाहता है भी रशिया और चाइना तो कंट्रोल में मान लीजिए नहीं भी आएंगे, लेकिन भारत को यदि यहां से ये होल्ड कमजोर हो गया भारत पे और ये आरआईसी का हिस्सा बन गया, आरआईसी के जड़ों से जुड़ गया,
तो अमेरिका की पोल पट्टी सर यहां पे इसकी दरियां जो है वो उठने में देर नहीं लगेगी। और भारत की ये पोजीशन अमेरिका को तनाव दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से जू फेइहोंग भारत में चीन के राजदूत हैं, इनके जो सकारात्मक बयान आए, उन बयानों ने भारत और चीन के रिश्तों को सामान्य करने में बड़ी मदद की। इसके पीछे अनडाउटली रशिया है, इसमें कुछ शक ही नहीं है, बिकॉज रशिया जो है, जिसमें अभी सर्गेई लैवरोव जो कि रशिया के विदेश मंत्री हैं, उनके बयान बैक टू बैक आए हैं कि भाई ये जो आरआईसी की तिकड़ी हमने प्रारंभ की थी उसको मजबूत करना चाहिए। लेकिन अभी दुर्भाग्य यह है कि भारत की तरफ से आधिकारिक रूप में यह भी कहा गया है कि भाई हम जो है अभी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, जबकि भारत को होना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार का कुछ अपना पक्ष होगा, सरकार के अपने कुछ नजरिए होंगे, लेकिन अगर हम प्राइमा फेसिया सरसरी निगाहों से देखें तो भारत का भला अमेरिका के साथ नहीं बल्कि रशिया के साथ में है, और चाइना के साथ में रशिया को बीच में रख के इसकी मध्यस्थता से अपने मुद्दों को सुलझाने का एक बड़ा सुअवसर भी है। सुअवसर इस मौके पे भी आया है जबकि पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन की दूरियों को डेवलप करेंगे। ये तो एक सरल और सफल सा सिद्धांत है। तो अब मौका है भारत के लिए रशिया को साथ में बीच में लेते हुए चाइना से अपने डिस्प्यूट्स को अपने फेवर में सुलझवाना और आरआईसी को मजबूत करना। आरआईसी मजबूत तो ब्रिक्स मजबूत, आप भी समझते हैं। तो इस तिकड़ी का जो इस ट्रोइका का डर अमेरिका में है वो सहज है। क्यों? क्योंकि इसकी मजबूती ब्रिक्स की मजबूती, और ब्रिक्स की मजबूती सर डॉलर के टुकड़े करने के लिए काफी है। डॉलर का डोमिनेंस यदि कम होता है तो यह अमेरिका के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल, जिसको हम कहते हैं मल्टीपोलैरिटी, डेवलप करेगी, और यह दुनिया के आर्थिक विकास के लिए बहुत बेहतर होगा, विशेष रूप में ग्लोबल साउथ के लिए। वैश्विक दक्षिण के वो देश जिनको एक विकासशील देशों की श्रेणी माना जाता है, उनके लिए निश्चित रूप से ब्रिक्स एक वरदान से कम किसी भी कीमत पे नहीं है। तो चाइना और इंडिया के डेवलप होते हुए रिश्ते अमेरिका के लिए परेशानी का कारण है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि चीन ने भारतीय दोस्तों का वेलकम किया, 85,000 इंडियंस को वीजा दिया, और भारत और चीन के बढ़ते हुए संबंधों का देखिए तो चीनी पर्यटकों को 5 साल बाद फिर भारत ने वीजा देना शुरू कर दिया है, और इसका वेलकम चाइना ने ऑफिशियली भी किया, जिसको आप देख सकते हैं चाइना अप्रिशिएट ईजिंग, ये एएनआई की खबर है। उसी के साथ में ऑफिशियली ट्वीट जो इंडिया ने किया था उसको रीट्वीट करके चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने इस बात को अप्रिशिएट किया। वी टेक नोट ऑफ इंडियाज रिजम्पशन ऑफ टूरिस्ट वीजा ऑफ चाइनीज सिटीजन, दिस इज द पॉजिटिव मूव। तो कुल मिलाकर के भारत और चीन के बीच में बढ़ते हुए सकारात्मक संबंधों की तकलीफ अमेरिका को शुरू हो चुकी है, क्योंकि इंडो पैसिफिक खिसका तो अमेरिका का जो सपना है, क्योंकि ग्लोबल पावर के लिए इंडो पैसिफिक को कंट्रोल करना सर बहुत जरूरी है, जो कि अमेरिका का सपना अधूरा रह जाएगा। इसका जो इतिहास रहा है, थोड़ा बहुत टेंशन वेंशन जो रही वो हमने यहां पे इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब व्यापार भारत और चीन के बीच अनडाउटली व्यापार है। व्यापार की स्थितियां ऐसी है कि वो ट्रेड डेफिसिट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट बहुत कम है, तो उन सब चीजों के लिए सर हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी डिपेंडेंसी को और देशों तक विस्तारित करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हमें अपने आप को डेवलप करना। यहां पे इसको हम चाइना को दोष दें कि भाई ये ट्रेड डेफिसिट का जिम्मेदार चीन है, सर हमारे पास में प्रोडक्ट होगा तो हम बेच पाएंगे। ओपन मार्केट है, जिसका माल सस्ता बेहतर वो माल बेच पाएगा, जिसके माल की डिमांड क्रिएट होगी वो बेच पाएगा। तो भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे मैन्युफैक्चरिंग हब को डेवलप करना पड़ेगा और मेक इन इंडिया को एक्चुअली ग्राउंड में बहुत पावरफुल तरीके से उतारना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम कंपटीशन में आएंगे और निश्चित रूप से ग्रोथ हमें मिलेगी। ऐसा नहीं है तो अमेरिका के लिए भारत और चीन की दोस्त हो जाना ये सर उसको कभी बर्दाश्त नहीं होगा। अब इसी बर्दाश्त के अंत माफ कीजिएगा, इसी बर्दाश्त के अंत में जब रेसिप्रोकल टैरिफ्स का दौर आया, चीन ने मुंह तोड़ जवाब दिए। इन्होंने कहा जी हम आप पे 145% टैरिफ लगाएंगे, इन्होंने कहा लीजिए 125 हमारी तरफ से भी आपको मिल जाएगा। तो दूसरी चीज, रेयर अर्थ मटेरियल्स के मुद्दे पर, जो कि दुर्लभ खनिज तत्वों की जो फाइट है, जिसके ऊपर लगभग आज की हर बड़ी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है, फिर वो चाहे डिफेंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाइना का बड़ा होल्ड है। इस मुद्दे के ऊपर नेगोशिएट करके अमेरिका को कंट्रोल कर लिया, अमेरिका कुछ बोलने की स्थिति में रहा नहीं। अब यहां पर देखो सर, रिसेंटली ये जो आर्टिकल, ये जो न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये चाइना मॉर्निंग पोस्ट का, जो चाइना का एक बड़ा न्यूज हाउस है, उसकी एक खबर है। और यह ध्यान रखिएगा, चाइना से आने वाली खबर जो चाइना में आ रही है वो वहां के सरकार से ही अप्रूवल होती है, तो सरकार का कंसेंट आप इसमें मान सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आपको पता होगा, रिसेंटली के इतिहासकार है, उन्होंने इस बात पे बल दिया है कि भाई भारत के प्रधानमंत्री को चीन जाना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि सितंबर के अंदर चाइना के अंदर एक विक्ट्री परेड होनी है। चीन में, बीजिंग में
एक विक्ट्री परेड होती है, मिलिट्री परेड होती है, वो इस उपलक्ष्य में कि जो चाइना जापान युद्ध हुआ था उस युद्ध में जापान पर चीन की विजय का उपलक्ष्य में वो इस अवसर को मनाते हैं। इसकी एक तरह से जैसे भारत की परेड वगैरह होती रिपब्लिक डे पे, वैसा। तो यहां पर क्या है, 3 देशों को वहां उन्होंने बुलाया। सर बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, एक देश वहां पे बुलाया है रशिया, दूसरा देश बुलाया है इंडिया, और तीसरा जो बड़ा देश है उसमें इनविटेशन यूएसए को भी गया, मतलब ट्रंप को भी इनविटेशन है। बात यहां समझिए, रशिया की तरफ से कंफर्मेशन तो आ चुका है, ट्रंप की तरफ से ड्यू है, इंडिया की तरफ से ड्यू है। अब अनुमान यह लगाया जा रहा है कि क्या वाकई में मोदी जी वहां पहुंचेंगे। तो इसके पक्ष में भी तर्क हैं, इसके विपक्ष में भी तर्क हैं, लेकिन कंक्लूजन ये आता है कि इनको वहां पहुंचना चाहिए जिससे कि कठोर संदेश यूएसए को चला जाए। यूएसए के तो चांसेस आप न के बराबर मानिए इसकी पोजीशन वहां आने की नहीं है, और आता भी है तो ये ट्रॉइका इसको मजबूती से अपना लक्षण प्रदर्शित कर देगा। अब यहां पर सर एक चीज देखिए, रशिया का पॉजिटिव कंसेंट है कि भाई हम विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे, हम इनवाइटेड हैं। उलझन में है ट्रंप, भाई करें तो करें क्या। और दूसरी तरफ इनके दोस्त मोदी जी भी सर उलझन में है। दोस्त इस मायने में कह रहा हूं क्योंकि जो क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्वाड का हिस्सा अमेरिका भी है और भारत भी है। तो सर इससे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क ये पड़ रहा है कि इस क्वाड का हिस्सा होने के वजह से जापान भी इस क्वाड का हिस्सा है। अब अगर जापान की हार का उत्सव चीन में मन रहा है और भारत जो कि क्वाड का हिस्सा है वो चीन में जाकर के उस उत्सव को, उसका गेस्ट, उसका एक तरह से प्रमुख अतिथि के रूप में वहां बैठता है, तो सीधा सीधा ये क्वाड के लिए और जापान के लिए चैलेंजिंग है या नहीं है? सीधी बात है। तो यहां पर हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के लिए, अगर अमेरिका यहां पहुंचता है तो क्वाड का तो जन्मदाता यही है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब जब ये क्वाड का जन्मदाता उसको नष्ट तो करेगा नहीं, तो इसकी पोजीशन वहां पे जाने की नहीं है। तो क्या भारत को जाना चाहिए? मेरे दोस्तों, जब अमेरिका को ओवरलैप करके ये चाइना से ऑस्ट्रेलिया अपने रिलेशन बना रहा है, जापान खुद चाइना से अपने संबंधों को जोड़ने पे बढ़ रहा है, तो सर भारत को जाने में समस्या कैसी? कोई समस्या नहीं, क्योंकि जापान और अमेरिका वो 2 देश हैं जो 1945 में एक दूसरे के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन के रूप में आमने सामने विश्व युद्ध लड़ रहे थे। अमेरिका वो देश है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए, और परमाणु बम का प्रभाव आज तक है। लेकिन आज के सबसे बड़े मैत्री संबंध, अगर रक्षा संबंध देखें, तो जापान के अमेरिका से ही है। अब अमेरिका इसको, चाइना इसको, माफ कीजिए, जापान इसको धीरे धीरे डाइल्यूट करना चाहता है। तो भारत के लिए बड़ी सहज और एक तरह से समझिए कि भाग्य से उत्पन्न, सौभाग्य से उत्पन्न स्थिति है कि इस अवसर को भारत छोड़े ना, और यहां पे इस हिस्सा बनके रशिया, चाइना और इंडिया की RIC को मजबूत कर ले। तो अमेरिका के लिए यह जो इवेंट हो रहा है सितंबर में, जिसमें रशिया भी आ रहा है, चाइना वहां मौजूद है, भारत को भी मुख्य अतिथि के रूप में वहां पे बुलाया गया है, तो ये अतिथि सर वो होगा ना सर, अतिथि तुम ना जाओगे, है ना, कब आओगे? नहीं, अतिथि तुम प्लीज ना जाओगे, ये रिक्वेस्ट है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो सर संबंधों में कड़वाहट निश्चित रूप से है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिख रही है। अब वो चाहे इनका फ्रस्ट्रेशन देखो ना, 25% टैरिफ, ये पेनल्टी, थ्रेट, फलाना, बहुत सारी बातें। तो मौका अब क्या है? इस तनाव के पीछे ये जोड़ी सर काम कर रही है। अगर इंडिया और चाइना के संबंध मजबूत होते हैं तो अनडाउटली सर ये तिकड़ी मजबूत, रशिया मजबूत, चाइना और इंडिया। तो इसका एक फायदा इंडिया को बड़ा जबरदस्त होगा कि भारत और चीन के बीच में जो वर्षों से कुछ मुद्दे उलझे हुए हैं, जिनके ऊपर सहमति दोनों ही पक्षों में नहीं बन पा रही है, उसके लिए यदि हम पॉजिटिवली आगे बढ़ते और रशिया को मध्यस्थ के रूप में रखा जाए, तो आप मान के चलिए कि बहुत हद तक एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करके इस मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। और अगर आप सोचिए, बॉर्डर के इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, हमारे आपसी संबंधों में मधुरता आती है, तो एक मजबूत पड़ोसी का साथ भारत को मिलेगा, तो भारत के लिए निश्चित रूप से लाभप्रद है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स ओपन है। अब यहां पर सर ये स्थिति ब्रिक्स को मजबूत करेगी, ब्रिक्स के लिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहां पर इसकी श्रूडनेस देखिए सर, अमेरिका की जो 25% टैरिफ की बात की थी कि साहब इंडिया पे अभी इंपोज कर देंगे, अभी तारीख भी आने ही वाली है। अब इसके पीछे इन्होंने बोला पार्शियली बिकॉज ऑफ ब्रिक्स एंड पार्शियली ट्रेड। जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बोला था, मूल मकसद समझिए, सबसे पहली बात है ट्रेड करना। ट्रेड अगर कर लेंगे तो ट्रेड करने के बाद के अंदर क्या होगा? ब्रिक्स कमजोर होगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हो जाएंगे। ब्रिक्स कमजोर होगा तो अनडाउटली रशिया कमजोर होगा, और यह अमेरिका का अल्टीमेट गोल है। तो रशिया को कमजोर करना, ब्रिक्स को कमजोर करने के टारगेट वाया ट्रेड से जाते हैं। यही दबाव भारत पे बैक टू बैक डाला जा रहा है। भारत सरकार किस तरफ जाएगी वो थोड़ा समझने वाली बात है। तो इसी अवस्था में चीन, भारत, रशिया और ब्रिक्स के बाकी देश चाइना की, अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज कर रहे हैं। और यहां पर जो एक नया डेवलपमेंट आया
वो ये आता है कि जैसे ही अमेरिका ने ये अनाउंस किया कि भाई हम पाकिस्तान से डील लॉक कर चुके हैं और अब हम जो है वो पाकिस्तान में ऑयल पेट्रोलियम का सर बिल्कुल व्यापार करेंगे और हो सकता है कोई दिन भारत को भी बेच दें। अब इस बात का मतलब और पाकिस्तान में जश्न मनने शुरू हुए। ट्रंप ने बोला है, वाह जी वाह, ट्रंप ने बोल दिया। अब ट्रंप ने जब बोल दिया तो क्या लगता है आपको कि यूएसए और चाइना के बीच के जो संबंधों का इतिहास है वो क्या पाकिस्तान के उस झुकाव को अमेरिका की तरफ बर्दाश्त करेगा? तो चाइना के ही वो जो मैंने आपको आर्टिकल दिखाया था जो कि चाइना मॉर्निंग पोस्ट का है, उसमें ये बात एक एनालिस्ट ने लिखी है जो कि चीन का है। वो कहता है कि ये भारत और चीन के लिए सुअवसर है कि पाकिस्तान के साथ में अमेरिका के बढ़ते रिश्ते भारत और चीन को जोड़ने के लिए एक सकारात्मक पक्ष का काम करेंगे। इस बात से तो आप भी सहमत होंगे बिकॉज स्थितियां भारत के अब अनुकूल यहां बन रही हैं। अब मेरे दोस्तों यहां पर दूसरा झटका समझो सर, चीन को क्या, उसको अमेरिका को क्या लग रहा है? इंडो पैसिफिक में जो देश हमने आपको दिखाया उनमें से एक देश है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में भी इलेक्शन होते हैं और ली जे-मैंग जो है वो यहां पे अभी विनर होके, विजेता होके आपके सामने आते हैं। अब ली जे-मैंग जो है मेरे दोस्तों ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के व्यक्ति हैं, वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति हैं। अब वामपंथ की विचारधारा ही तो सर नॉर्थ कोरिया में है, वामपंथ की विचारधारा ही रशिया में है और वही विचारधारा अमेरिका चीन में है। तो अमेरिका के लिए ये जब ये बने थे सर प्रेसिडेंट, तब भी ये मुद्दा उठा था कि क्या अब अमेरिका की पोजीशन उतनी स्ट्रांग साउथ कोरिया में हो पाएगी? बिकॉज साउथ कोरिया एक उदारवाद का, एक पूंजीवाद का गढ़ है जो कि इंडो पैसिफिक में इंडिया के बाद उस तरफ यदि आप जापान सी की तरफ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा वहां पे साउथ कोरिया की क्या इंपॉर्टेंस अमेरिका के लिए है। अब यहां हुआ क्या है कि जब से साहब आए हैं इनका फोकस यह है कि नॉर्थ कोरिया से संबंधों को न्यूट्रलाइज किया जाए। तो यहां पे एक डेवलपमेंट आज की खबर है सर, 4 अगस्त 2025 दोपहर 2:02 पे ANI ने पब्लिश किया, साउथ कोरिया रिमूव्स प्रोपेगेंडा पॉडकास्ट स्पीकर्स फ्रॉम नॉर्थ बॉर्डर। मतलब समझो ये इतिहास क्या चल रहा है। 2024 के मई जून में एक अजीब सी सर स्थितियां नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में डेवलप हो गई। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो स्थितियां डेवलप हुई वो क्या थी? नॉर्थ कोरिया ने कचरा भरे हुए बैलून, गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और वो जहां के गिरे वो नॉर्थ साउथ कोरिया था। यानी नॉर्थ कोरिया ने कचरा एक तरह से गुब्बारों से ट्रांसफर किया, वहां पे अपनी बॉर्डर पे स्पीकर लगाए और जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं उनके एक तरह से गुणगान, उनके यशगान, लोकतंत्र विरोध, अमेरिका विरोध के वहां पे बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए पूरी बॉर्डर पे। काउंटर किया सर, रिटेलिएट होना था। नॉर्थ कोरिया ने भी, साउथ कोरिया ने भी अपने पूरे बॉर्डर पे स्पीकर लगाए, लोकतंत्र के पक्ष में, अन्याय के विरुद्ध या वहां की साउथ नॉर्थ कोरिया की तानाशाही के खिलाफ बड़े बड़े स्पीकर वहां पे प्रोपेगेंडा करते। प्रोपेगेंडा स्पीकर है ना सर, प्रोपेगेंडा पॉडकास्ट। ये क्रम शुरू हुआ। जब से ली जे-मैंग आए उन्होंने कहा कि यार ये तो स्थिति खराब ही होगी, इससे संबंध सुधरने तो है नहीं। इन्होंने क्या किया, आदेश दिया कि भैया ये बंद कर दिया जाए। तो बंद कर दिया और बाद में नया निर्णय 3 दिन बाद इन्होंने दे दिया कि बंद नहीं करो, इनको हटा ही दो। अब तो वहां पे पूरी मिलिट्री के जवान लगे हुए स्पीकर्स को उतार रहे हैं। स्पीकर से एकदम बोलते ना कि एकदम गाली गलौच वाला सीन वहां पे डेवलप होता था। तो कुल मिलाकर के स्थितियां यह है कि नॉर्थ कोरिया के साथ में साउथ कोरिया अपने संबंध स्थिर करना चाहता है। यद्यपि साउथ कोरिया के इस जेस्चर के बाद में नॉर्थ कोरिया से कुछ सकारात्मक कदम अभी तक नहीं आए। इसने यही कहा है कि भाई जब तक तुम तुम्हारे जो अमेरिकी संबंधों की गहराई है उसको कमजोर नहीं करोगे, उससे थोड़ा अलग नहीं हटोगे, तब तक संवाद की स्थितियां नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि ली जे-मैंग का डिसीजन रशिया और चाइना के साथ मिलकर के नॉर्थ कोरिया के ये एक नया क्वाड्रिलेटरल डेवलप होगा। और ये अगर डेवलप हो गया तो अमेरिका की सर फाइल पैक है। कहां से? इंडो पैसिफिक से। भारत से तो खैर करना ही चाहिए। तो ये अंत है सर यूनिपोलैरिटी का, और ये यूनिपोलैरिटी का अंत भारत इसमें सर एक मजबूत, जिसको बोलते ना कि एक ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। अपने संबंधों को रशिया से मजबूत रखे और उसके साथ साथ में चाइना के जो इश्यूज हमारे साथ में डेवलप हुए हैं उनको रशिया की मदद से दूर करे। तो ये सारी स्थितियां ट्रंप को सर हैरान करने वाली निश्चित रूप से हैं। ट्रंप परेशान है क्योंकि अपने सर इनको लूट के बैठे हैं, तो बाकियों हमसे क्या ही अपेक्षा करेंगे। तो उम्मीद है ये सारा का सारा एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारा उत्साह बढ़ा दीजिए। कमियां हम में भी हो सकती हैं, कुछ एक्सप्लेन करने में, कुछ कंटेंट में सुधार करेंगे और हर दिन बढ़ते हुए चीजों को सीखते जाएंगे। तो मेरे दोस्तों ये स्थितियां, ये जियोपॉलिटिकल एनालिसिस यदि आपको पसंद आता है तो हमारा एप्रिसिएशन सिर्फ इतना है कि आप वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और प्लीज एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब। ये 3-4 चीजें हैं, फ्री हैं, समय आपके पास है तो प्लीज जरूर करिएगा, हमारे हौसले की अफजाई करें।
आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, कमेंट में जरूर पढ़ता हूं और समय मिलता है जब मैं आपको रिप्लाई भी देता हूं। फिर मिलूंगा कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून, बाय बाय।